हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब मजे में होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज से हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपकी प्रथम पुस्तक समकालीन भारत एवं विश्व भाग 2 के ऑब्जेक्टिव्स यानी एमसीक्यू की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हम चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी अबसद वाले प्रश्न बन रहे हैं उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से करेंगे। हमने आपकी कक्षा 10 के विज्ञान और भूगोल विषय के सभी अभ्यास प्रश्न और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स करा रखे हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल पर उपस्थित प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं आपकी सामाजिक विज्ञान की इतिहास विषय के प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स की। तो देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है जो कि कुछ इस तरह है। पहला प्रश्न है वो आपके सामने दिया गया है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी वर्तमान में कौन से महादेश के अंदर आते हैं या कौन से महाद्वीप के अंदर आते हैं? तो हम कह सकते हैं कि वो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वीना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वीना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा बुर्बो वंश की स्थापना वीना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। अगला, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका सही जवाब होगा कार्बोनेरी संगठन से। अगला प्रश्न है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध इनमें से कौन सा देश था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या प्रशा? तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री पद पर। अगला प्रश्न है आपका कार्बोनेरी संगठन किस वर्ष हुआ था। कार्बोनेरी संगठन किस वर्ष हुआ था? तो सन 1810 में हुआ था। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। तो ये जो संधि है ये हुई थी सन 1829 में। अगला, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो ये हुई थी आपकी तुर्की और रूस के बीच में। अगला काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था। सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये फ्रांस और प्रशा के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। कौन से देश का हंगरी पर पूर्ण रूप से अधिकार था? तो वो था आपका ऑस्ट्रिया। अगला, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। तो पोलैंड के विद्रोह को रूस के द्वारा कुचल दिया गया था। अगला प्रश्न, सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहां पर हुआ था। तो सही जवाब है सेडोन नामक स्थान पर। 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच सेडोन युद्ध हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान काफी प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोप वासियों के लिए कौन से देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान काफी प्रेरणा स्रोत रहा? तो वो होगा आपका यूनान देश। अगला प्रश्न, गैरीबोल्डी पेशे से क्या था। तो जो गैरीबोल्डी नामक व्यक्ति था वो पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक। अगला, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। अगला, जोलवेरिन कैसी संस्था थी। तो जोलवेरिन जो संस्था थी ये व्यापारियों की संस्था थी। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त और लोह की नीति का जो अवलंबन है यानी जो विरोध है, ठीक है, वो किसने किया था? वो बिस्मार्क ने किया था। अगला, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि है वो सन 1871 में हुई थी। अगला, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। तो नेपल्स की क्रांति सन 1821 में हुई थी। अगला, चार्टिस्ट आंदोलन कहां पर हुआ था। तो जो चार्टिस्ट आंदोलन है वो हुआ था इंग्लैंड के अंदर।
अगला, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, यानी यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो इसका जवाब होगा सन 1832 में। कब? सन 1832 में। अगला, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था। अगला, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो जो आपका एक्ट ऑफ यूनियन है वो पारित हुआ था सन 1668 में। कब? सन 1688 में। आगे, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? तो उस समय वहां पर शासन था बुर्बो राजवंश का। किसका शासन था? बुर्बो राजवंश का। अगला, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789 में, 1791 में, 1801 में या 1804 में? तो 1804 में। आगे, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो 3 युद्ध किए थे। ठीक है। अगला, वीना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वीना कांग्रेस के अंदर आपका जर्मनी राज्य सम्मिलित नहीं था। अगला, वीना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो वीना कांग्रेस के अंदर पवित्र संघ की जो योजना है वो रूस के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला, यंग इटली का संस्थापक कौन था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये कौन था? ये था आपका मेजिनी। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे, युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? तो युवा इटली संस्था का विकास भी मेजिनी के द्वारा ही किया गया था। अगला, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। अगला, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो इस शासक का नाम था विक्टर इमैनुअल, जो सार्डिनिया और पिडमाउंट का शासक था। अगला, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो उनका नाम था लॉर्ड बायरन। क्या नाम था? लॉर्ड बायरन। अगला, जोल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो जोल्वेराइन की जो स्थापना है वो पर्सा राज्य के द्वारा की गई थी। अगला, हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा थी मैग्यार। क्या थी? मैग्यार। अगला, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में पराजय हुई थी, वो हुई थी तुर्की की। किसकी पराजय हुई थी? तुर्की की पराजय हुई थी। अगला, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो मारियान फ्रांस के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। अगला, कार्बोनेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1810 में। अगला, 1830 की क्रांति के समय फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो वहां पर 1830 की क्रांति के बाद निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई। अगला, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो इस संस्था का गठन किया था गैरीबोल्डी ने। यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन गैरीबोल्डी के द्वारा किया गया था। अगला, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म है वो माना जाता है पुनर्जागरण की घटना से। ठीक है। अगला, रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी बिस्मार्क ने। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई? तो बिस्मार्क ने। अगला, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई थी। अगला, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो वो संधि का नाम था फ्रैंकफर्ट की संधि। इस संधि के द्वारा जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगला, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो वो था नेपोलियन तृतीय। कौन था? नेपोलियन तृतीय। ठीक है। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बन रहे थे उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।